हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPCE 023 का ब्लॉक 1 का यूनिट 3 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम स्ट्रक्चरल मॉडल की बात करेंगे। स्ट्रक्चरल मॉडल जो है जॉर्ज लेविंगर ने दिया था, और ये जो है मॉडल इन्होंने बेसिकली जो है रोमांटिक रिलेशनशिप के ऊपर दिया था कि कैसे जो है जो हेटेरोसेक्सुअल रिलेशन होते हैं उनके अंदर जो रिलेशनशिप बनते हैं रोमांटिक रिलेशनशिप, वो उनकी क्या क्या स्टेजेस होती है, जिसको उन्होंने टोटल 5 स्टेजेस में जो है आइडेंटिफाई किया था। इसके बाद लेकिन बाद में जो है बाकी दूसरे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर भी ये जो मॉडल था वो एप्लीकेबल होने लगा। सबसे पहले बात करें एक्वेंटेंस। सबसे पहले हम जब भी जो है हेटेरोसेक्सुअल या हम रोमांटिक या लव रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो जो दो लोग होते हैं उनके आपस में वो एक दूसरे को पहचानते हैं, उनकी जान पहचान होती है। बिकमिंग ए एक्वेंटेड जब एक दूसरे से मिलते हैं डिपेंड ऑन द प्रीवियस रिलेशनशिप, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, फर्स्ट इंप्रेशन एंड वैरायटी ऑफ अदर फैक्टर। के सबसे पहले वो देखते हैं कोई ना कोई पिछली को जान पहचान तो नहीं है, या उनकी कितना फिजिकल प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या, कहीं पड़ोस में जैसे कोई रहता है, कितना उनका जो डिस्टेंस मैटर करता है। इंप्रेशन हमने जैसे कहा कि प्रीवियस रिलेशनशिप, इसमें क्या होता है जैसे कोई नॉन टू ना हो, उसके ऊपर हम जैसे बात करते हैं। कहीं भी जब दो लोग मिलते हैं तो किसके थ्रू मिलते हैं वो मैटर करता है ना। फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है, पहली बार में जब मिलते हैं तो क्या होता है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं जो उनके आपस में उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हैं। इफ़ टू पीपल बिगिन टू लाइक ईच अदर, अगर दो लोग आपस में एक दूसरे को लाइक करना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है, कंटिन्यूड इंटरेक्शन में लीड टू द नेक्स्ट स्टेज। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज आ जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, बिल्डअप। अब क्या अपने इस स्टेज में क्या होता है, पीपल बिगिन टू ट्रस्ट एंड केयर अबाउट ईच अदर। इसमें क्या होता है, जब शुरू में अक्वेंटेंस हो गया, उनका ट्रस्ट बिल्ड हो गया, अब एक दूसरे के साथ क्या है रिलेशनशिप को वो आगे बढ़ाते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक दूसरे को आपस में दोनों के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन जो होती है वो कंटिन्यूस रहती है। फिर हम बात करते हैं कंटिन्यूटी। इसमें हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात करते हैं कि आगे वो रिलेशनशिप को कितना आगे लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप के ऊपर वो कन्वर्ट कर देते हैं। रोमांटिक रिलेशनशिप की हम बात करें मैरिज की, इट इज़ जनरली ए लॉन्ग। इसमें क्या होता है कि ये काफ़ी आगे, जिसमें हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, लॉन्ग जो है रिलेटिव स्टेबल पीरियड होता है, थोड़ा स्टेबल पीरियड होता है, जिसमें हम आगे अपने किसी भी रिलेशनशिप को एक आगे बढ़ाते हैं। नेवरदलेस कंटिन्यूड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विल आकर ड्यूरिंग दिस टाइम। अब कोई भी ऐसा नहीं कि कुछ क्योंकि ऑलरेडी उनका जो है ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है, अब जो है म्यूचुअल ट्रस्ट होता है वो इसमें डिपेंड करता है कि हम कितना रिलेशनशिप को आगे सस्टेन कर पाते हैं। तो म्यूचुअल जो ट्रस्ट है इसमें बहुत मैटर करता है इसके अंदर, इन दिस स्टेज इन द कंटिन्यूएशन। फिर बात करते हैं डिटोरेशन। कुछ केसेस के अंदर समटाइम्स क्या होते हैं, इन सम केसेस जो रिलेशनशिप होते हैं वो डिटोरेट हो जाते हैं, उनके आपस में नहीं बनते, तो बोर्डम होता है, रिसेंटमेंट होती है, डिससेटिस्फैक्शन उनमें हो जाती है, एंड इंडिविजुअल में कम्युनिकेट लेस एंड अवॉइड। लेकिन उसमें क्या होता है, हम वो अपने आप से कम बातचीत करते हैं और ख़ुद को जो है बहुत कम जो है सेल्फ डिस्क्लोजर को हुआ अवॉइड करते हैं। इस केस के अंदर क्या होता है, कई बार या तो उस क्या करते हैं उस चीज़ को इवेंचुअली कि या तो इस टाइप का चलता है, या वो क्या होता है उस रिलेशनशिप को ख़त्म करके और फिर दोबारा से कई नया रिलेशनशिप में आ जाते हैं, उसको फिर कंटिन्यू करना शुरू कर देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये इन्होंने जो है स्टेजेस की बात की। उसके बाद इन्होंने 5th स्टेज की बात की, द फाइनल स्टेज मार्क्स द एंड ऑफ द रिलेशनशिप इधर बाय डेथ ऑफ द। उसके बाद क्या होता है कि वो जो लास्ट स्टेज में क्या होता है कि टर्मिनेट कब होता है रिलेशनशिप। ये तो हमने ऊपर जो डिटोरेट की बात की कि किसी न किसी कारण से वो उनमें आपस में एक दूसरे के साथ वो डिस्क्लोज नहीं करते अपनी बातों को, उनकी रिसेंटमेंट रहती है, तो या तो रिलेशनशिप वहीं पर ख़त्म हो जाता है, या वो आगे जो है फिर से नया रिलेशनशिप में फाइंड सम वे टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम एंड री एस्टेब्लिश, फिर से नए ढंग से शुरुआत करते हैं किसी और के साथ। ठीक है, टर्मिनेशन का मतलब क्या है, जब हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, सिंपल एक दो लोगों का जो लव रिलेशनशिप है वो कब खत्म होता है, इधर बाय द डेथ इन द केस ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप, और बाय सेपरेशन। या तो जो अगर अच्छा रिलेशनशिप है तो वो क्या होता है, वो किसी जो एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तब खत्म हो जाता है, या सेपरेशन, या दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरपर्सनल, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इंटरपर्सनल काउंसलिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्लाइंट की इमोशंस कितनी हैं, क्लाइंट का मूड कैसा है, और एन एक्सप्लोरेशन ऑफ क्लाइंट रेजिस्टेंस टू ट्रीटमेंट। कई बार क्या होता है कि क्लाइंट जो होते हैं वो आ तो जाते हैं, या वो किसी ने उनको भेजा होता है लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते, दे ऑलवेज रेजिस्टेड।
कि वो मना करते हैं कि हमें, वो हमेशा रेसिस्ट करते हैं कि हमारे को ट्रीटमेंट नहीं लेना। तो ये फैक्टर्स बहुत डिपेंड करता है कि वो किस मूड में आया है और क्या वो वास्तव में ट्रीटमेंट लेने के लिए तैयार भी है या नहीं है। डिस्कशन ऑफ पैटर्न्स इन क्लाइंट्स रिलेशनशिप एंड एक्सपीरियंस, जो क्लाइंट का खुद के जो उसके पैटर्न्स क्या है, क्या उसके रिलेशनशिप, उसमें किस टाइप का रिलेशनशिप में वो फेथ करता है, उसके क्या एक्सपीरियंस जिसके कारण से वो आज यहाँ पे आया है। टेकिंग ए डिटेल्ड पास हिस्ट्री, पास हिस्ट्री क्या है, जो जिस रिलेशनशिप को कारण उसका प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी पूरी डिटेल हिस्ट्री ली जाती है। एंड एम्फेसिस ऑन क्लाइंट्स करेंट इंटरपर्सनल एक्सपीरियंसेस, उससे आज की डेट में जो इंटरपर्सनल एक्सपीरियंस है वो कैसे हैं। एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द काउंसलर क्लाइंट का और काउंसलर का, उन दोनों का रिलेशनशिप कैसा है उसको भी एक्सप्लोर किया जाता है। एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लाइंट विशेज़, एंड जो क्लाइंट क्या चाहता है, उसकी फैंटेसीज क्या है, विशेज़ क्या है और वो क्या चाहता है, जिस कारण से क्या उसको वो जब अचीव नहीं कर पाया तो उन सब के ऊपर जो है एक्सप्लोर किया जाता है। तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स और इंटरवेंशन दैट आर कॉमनली यूज्ड इन द जो हम इंटरपर्सनल काउंसलिंग की बात करते हैं तो ये 7 तरह के फैक्टर्स होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं उसमें इन द केस ऑफ IPC, एंड मैनी ऑफ विच रिफ्लेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ साइकोडायनामिक साइकोथेरेपी। ज़्यादातर क्योंकि हम ये जब बात कर रहे हैं, ये क्या होता है, ये हम साइकोडायनामिक, जब जैसे सिगमंड फ्रॉइड की हमने साइकोथेरेपी की बात की थी, ये उसमें भी ये काम आते हैं सारे फैक्टर। जब हम उसके साइकोथेरेपी की बात करते हैं सिगमंड फ्रॉइड की, तो ये सब चीज़ें हम उसमें भी देखते हैं। फिर इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं। नंबर 1 पे हमें जब काउंसलिंग करनी होती है, हमें किन किन बातों को काउंसलर को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले जो है रैपर्ट बनानी पड़ती है। रूल आउट द फिजिकल इलनेस एज ए कॉज, हमें अगर क्लाइंट को किसी भी तरह की कोई फिजिकल इलनेस है उसको रूल आउट करना पड़ता है। डिटरमिन द प्रेजेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक साइकेट्रिक डायग्नोसिस, कि किसी कोई ऐसा तो नहीं कोई वो पहले से किसी उसके ऊपर चल रहा है उसको देखना पड़ता है कि किसी और पहले से किसी ट्रीटमेंट पे तो वो नहीं है। इंट्रोड्यूस IPC सजेस्ट द पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन द पेशेंट माने क्लाइंट्स, सिम्टम्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड करेंट लाइफ स्टाइल, इन दोनों के बाद में दोनों का आपस में देखना पड़ता है, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, सिम्टम्स का और आज की डेट में जिसको स्ट्रेस है उसका। एक्सप्लोर द पेशेंट्स करंट इंटरपर्सनल एंड सोशल सिचुएशन, आज की जो सिचुएशन कैसी है उसको डायग्नोस करना पड़ता है। आइडेंटिफाई विद द क्लाइंट द स्पेसिफिक करंट स्ट्रेस एरिया, जो मेन एरियाज में, जैसे हमने ऊपर जो है प्रॉब्लम एरियाज की बात की, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा मेन है जो उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है। हेल्प द पेशेंट डील मोर पॉजिटिवली विद स्पेसिफिक स्ट्रेस एरिया, अब उसकी हेल्प करनी क्लाइंट की जो प्रॉब्लम एरिया जिससे उसको प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने में। एंड उसको फिर बाद में होमवर्क दिया जाता है, आर यूज टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ चेंज फॉर ईच एरिया, क्योंकि उसको हम चेंज के लिए वो आया है तो उसमें उसको होमवर्क जो दिया जाता है उसके बेस के पर हम यूज़ करते हैं उसको कि कैसे उसको उसके एरिया को समझने में, उसको चेंज करने में। उसके बाद जब आपस में सब कुछ ठीक हो जाता है देन टर्मिनेशन ऑफ द IPC रिलेशनशिप। फिर उन्होंने बात की स्टेजेस क्या होते हैं IPC की, जो ऑलरेडी हम जो है जैसे हमने बाकी जो होता है बाकी जो काउंसलिंग में बात करते हैं उसमें आप सबसे पहले इसमें IPC का मीनिंग लिखेंगे, क्योंकि IPC क्या होता है, ये क्या होते हैं, ब्रीफ होता है जिसमें हम 6 सेशंस की बात करते हैं। तो इंटरपर्सनल काउंसलिंग कैन बी यूटिलाइज जनरल प्रैक्टिस टू रिड्यूस साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को कम करने के लिए, रेस्टोर मोरल के लिए, ठीक है, इम्प्रूव है हमारे खुद के हमारा जो सेल्फ एस्टीम है उसके लिए, एंड क्वालिटी ऑफ क्लाइंट्स सोशल एडजस्टमेंट, ताकि क्लाइंट जो है अच्छे से सोसाइटी में एडजस्ट कर सके। इन सब के लिए हम जो है इसको यूज़ करते हैं, हमारा जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो हमारे रेस्टोर हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रीटमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ट्रीटमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, सबसे पहले जब फर्स्ट विजिट में यूजुअली द लॉन्गेस्ट सेशन, जो इनिशियल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है थोड़ा ही बड़ा होता है, जब जैसे ही क्लाइंट आता है काउंसलर के पास तो उसके लिए थेरेपी के लिए, तो उस समय उससे बातचीत की जाती है कि इन द फर्स्ट विजिट, इसमें क्या होता है, यूजुअली द लॉन्गेस्ट सेशन द काउंसलर डिटरमिन्स द क्लाइंट्स सुटेबिलिटी फॉर IPC, कि वो कितना उसके लिए वो तैयार भी है कि नहीं। पीपल विद मेजर डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर और हु आर साइकोटिक और सुसाइडल आर नॉट सुटेबल फॉर द IPC। वो देखता है काउंसलर कि क्या ये वास्तव में इसको काउंसलिंग दी भी जा सकती है, क्योंकि हम काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, IPT की बात नहीं करते हैं। IPT में 12 से 16 सेशन होते हैं, इसमें ओनली क्या होता है 6 सेशन होते हैं। तो देखता है पहले काउंसलर कि क्या हम इसको वो इस लाइक भी है कि नहीं पेशेंट। जब मान लीजिए कोई डिप्रेशन का पेशेंट आया तो उसको देखना पड़ता है कि मेजर है या उसको इस टाइप का डिप्रेशन तो नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि
शुरू में क्या होता है, इंटरपर्सनल डायग्नोसिस किया जाता है। काउंसलर आज द क्लाइंट अबाउट रिसेंट चेंजेस, कि उनकी लाइफ में क्या रिसेंट चेंजेस हुए हैं उनके बारे में, उसके मूड के बारे में, सोशल फंक्शनिंग के बारे में, एंड एक्सप्लोर हाउ दी, जो कैसे उस चीज़ को एक्सप्लोर करता है, कैसे जो सर्कमस्टांसिस हैं उनकी जो सिम्टम में हेल्पफुल हैं, जिनके कारण से आज उसकी ये प्रॉब्लम उसको हो रही है। तो उसमें क्या होता है कि there no psychiatric motive of the intervention, the focus is on the understanding how life stresses are contributed to, जो लाइफ की स्ट्रेसेस है कैसे उसके क्लाइंट को उसकी फीलिंग्स पे इफेक्ट डाल रहे हैं। उसके अलावा दी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन ऑफ द इंटरवेंशन, उसको जो है हम सिर्फ 6 सेशंस की बात कर रहे हैं और जो कि 30 मिनट से ऊपर की नहीं होगी। एक्सपेक्टेड बेनिफिट क्या है, ताकि जो सिम्टम जो है वो कम हो जाए, हम जो है बेटर तरीके से कॉप अप करना स्टार्ट कर दें। एंड दैट IPC इज एन एडिशन टू यूजुअल मेडिकल, अगर कोई जो पेशेंट है, अगर मान लीजिए कोई ऑलरेडी वो किसी मेडिकल केयर पे है या उसको कोई मेडिकल केयर की ज़रूरत है, कोई मेडिसिन की ज़रूरत है, तो वो और IPC जो है, IPC उससे अलग है। मतलब कि मेडिसिन तो उसको चली रही है या उसको देनी है, लेकिन IPC जो होता है काउंसलिंग, वो उसके साथ साथ वो है एडिशनली हम उसको यूज़ करते हैं। फिर हम बात करते हैं डिटरमिनिंग द स्पेसिफिक प्रॉब्लम एरिया। उसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक एरिया है उसको डिटरमिन किया जाता है। काउंसलर मस्ट डिटरमिन द स्पेसिफिक एरिया, जैसे ऑनसेट एंड ड्यूरेशन। जो आज की डेट में जो प्रॉब्लम हुई है, ऑनसेट उससे क्या आता है, ड्यूरेशन क्या है, कब से हुई है और उसकी कितनी लंबी ड्यूरेशन है, करेंट उसकी लाइफ के सर्कमस्टांसिस क्या है, क्लोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे हैं उसके, रिसेंट चेंजेस कौन कौन से आए हैं। फिर हम उसके जो प्रॉब्लम एरिया उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं कि काउंसलर जो होता है डील विद द स्पेसिफिक प्रॉब्लम एरिया, क्यों किस कारण से, जैसे हमने ऊपर बात की ग्रीफ की बात की हमने, जैसे ग्रीफ और लॉस है, हेल्प द पेशेंट री एस्टेब्लिश इंटरेस्ट एंड सिग्निफिकेंट। मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है और 2 से 4 महीने में भी वो कवर नहीं हो पाता, जो कि नॉर्मली हम हो जाते हैं, तो उसके लिए फिर क्या होता है, वो देखा जाता है कि उसके सिग्निफिकेंट जो रिलेशनशिप कैसे थे, ताकि हम उसको जो है अपनी उस ओल्ड चीज़ से बाहर वो निकल सके और अपनी नॉर्मल दुनिया में वो आ सके। डेट इज सब्सटीट्यूट फॉर व्हाट इज लॉस्ट, टॉक टू द डिस्टेंस, जो जिसकी डेथ हो गई उसके बारे में बात करके, द टाइप ऑफ द पर्सन ही और शी वाज रिलेशनशिप विद देम, सर्कमस्टांसेस ऑफ इलनेस, तो किस कारण से डेथ हुई है, कोई बीमारी थी या कैसे डेथ का जो कारण क्या है। तो कहने का मतलब क्या है, उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर काम किया जाता है, जैसे उन्होंने एग्जांपल ग्रीफ और लॉस का दिया। फिर लुक ओवर ओल्ड फोटोग्राफ, क्योंकि इसी केस में कह रहे हैं जैसे उसके ओल्ड फोटोग्राफ्स है, सी ओल्ड फ्रेंड्स एंड डिस्कस है। उसके बाद जो बाकी सेशंस होंगे जिसका से उसको प्रॉब्लम हो रही है, जैसे ग्रीफ और लॉस में जो उसका जो नियर एंड डियर जिसकी डेथ हुई है उसके ओल्ड फोटोग्राफ उसको दिखाए जाते हैं। इसके अलावा जो है बाकी जो सेशंस होते हैं उसी के ऊपर डिस्कस किया जाता है। फिर एनकरेज इन्वॉल्वमेंट इन न्यू सोशल एक्टिविटीज़, उसको इंक्रेज किया जाता है कि नई सोशल एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व हो, ताकि एनेबल द क्लाइंट टू रिगार्ड द न्यू रोल एंड मोर पॉजिटिव चेंजेस, ताकि उसमें पॉजिटिव चेंजेस आ सके, लेस रेस्ट्रिक्टेड मैनर और सिमिलर टू दोज फॉर ग्रीफ गिविंग अप टू, यानी ताकि वो जो अपना ओल्ड रोल जो है उसको छोड़ सके और नए सिचुएशन के साथ वो अपने आप को रेस्टोर कर सके। रेस्टोर सेल्फ एस्टीम by developing the client and effect and develop social support system। फिर हम बात करते हैं टर्मिनेशन की। अब सब कुछ ठीक हो जाती है, अगर काउंसलर को लगता है कि क्लाइंट ने जो है हैज़ गेन्ड इनसाइट, देन क्या होता है, काउंसलिंग जो है वो टर्मिनेट कर दी जाती है। दिस विजिट इज़ यूजली हेल्ड 2 वीक्स आफ्टर विजिट 5 के बाद 2 हफ्ते का गैप देके उस समय हम इस स्टेज पे आते हैं टर्मिनेशन की। द काउंसलर शुड एम्फेसाइज द प्रोग्रेस मेड, the supports available to the client, the ability to cope with the future problem. The counselor should work with the patient to identify potential sources of stress, the ways in which client should cope with this। तो जब इसको इंश्योर किया जाता है कि जो जिस प्रॉब्लम को लेके क्लाइंट आया था वो उसने उसके साथ कॉप अप करना सीख लिया, उसमें उतनी एबिलिटी आ गई है और अब जो है क्लाइंट है वो ठीक है, अपनी प्रॉब्लम के साथ खुद जो है वो जो है फेस कर सकता है, उसके साथ जो है और उसी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। तो यानी और अपने जो स्ट्रेस है उससे वो बाहर आ गया, अपने स्ट्रेस को पहचानना सीख गया है। इन सब चीज़ों में क्या होता है, स्पेशली रेफरिंग टू स्ट्रेटजी दैट द काउंसलर फाउंड इफेक्टिव ड्यूरिंग काउंसलिंग, मैनी क्लाइंट विल शो कंसर्न। कई बार क्या होता है, क्लाइंट जो होता है वो टर्मिनेशन से दूर भागता है, वो नहीं चाहता कि जो है ये काउंसलिंग ख़त्म हो, या इन सम केसेज एन एडिशनल विजिट कैन ऑल्सो बी अरेंज टू कम्प्लीट द टर्मिनेशन प्रोसेस। जब वो नहीं रेसिस्ट करते हैं कई बार क्लाइंट की, वो चाहते ही नहीं है कि काउंसलिंग ख़त्म हो, तो एक बार एक और एडिशनल सेशन या जिसको हम विजिट कहते हैं वो की जाती है अरेंज, ताकि जो टर्मिनेशन ईजिली हो सके।
अब इन्होंने क्या कहा है काउंसलिंग की टेक्निक्स कौन कौन सी। नंबर 1 पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ठीक है। इसमें क्या है कि इस पे हम देखते हैं कि जो है कि एसेंशियली इसमें वो क्या देखते हैं, काउंसलर नीड्स टू काउंसल 3 क्वेश्चन के आर द क्लाइंट्स प्रॉब्लम एमिनेबल टू, ऐसा उसको कहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, कहने का मतलब है कि कनेक्शन बिटवीन दी, हम ये देखते हैं कि हम कहाँ पे प्रैक्टिकली इसको अप्लाई कर सकते थे। इन्होंने डिप्रेशन की बात की है। अगर डिप्रेशन का जो पेशेंट है उसके केस में वो क्या देखते हैं कि जो प्रॉब्लम है वो ठीक भी हो सकती है कि नहीं, ठीक है। सेकेंड कौन सा, इज दिस क्लाइंट लाइकली टू बेनिफिट फ्रॉम, जो क्लाइंट है क्या वास्तव में वो रेडी है कि नहीं, मोटिवेटेड है कि नहीं जो है इस टाइप की साइकोलॉजिकल थेरेपी को लेने के लिए। फिर इज द आईपीसी मोस्ट सुटेबल, जो आईपीसी है ये की भी जाएगी या नहीं की जाएगी इस केस में। तो ये क्या होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये कौन देखता है, जिसके अंदर जो है काउंसलर ये सब चीज़ें देखता है कि काउंसलर नीड्स टू कंसीडर 3 क्वेश्चंस। ये जब भी वो काउंसलिंग देगा आईपीसी की तो पहले इन सब चीज़ों को वो देखेगा। तो एक लाइन्स मोटिवेशन एक्सपेक्टेशन आर क्रिटिकल फैक्टर फॉर ए सक्सेसफुल आउटकम विद साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। मोटिवेशन होना बहुत जरूरी होती है। मोटिवेशन इज अ डायनामिक वेरिएबल दैट मे वेरी विद ट्रीटमेंट सक्सेसेस और डिसअपॉइंटमेंट। कई बार क्या होता है जब ट्रीटमेंट आगे बढ़ता है तो कई लोग तो बीच में ही निकल जाते हैं, कई लोग से बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या कि इन सब चीज़ों को उसको देखना होता है काउंसलर के पार्ट पे। द आईपीसी अपर डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल दैट लाइफ इवेंट्स एंड सोशल एनवायरनमेंट अफेक्ट मूड एंड दैट मूड कैन अफेक्ट सोशल इंटरपर्सनल फंक्शनिंग एंड वन रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। उसी के हिसाब से हम देखते हैं कि हमारे को जो आईपीसी अप्रोच है इस पर डिपेंड करती है कि हमारी लाइफ की इवेंट्स, हमारा सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, कैसा हमारा मूड है, क्या हमारा मोटिवेशन लेवल है, हम कैसे अपने एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, कैसे हम एनवायरनमेंट को हम रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ट्रीटमेंट विद आईपीटी इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट डिप्रेशन अकर्स इन ए सोशल एंड इंटरपर्सनल कंटेक्स्ट दैट मस्ट बी अंडरस्टूड फॉर इम्प्रूवमेंट टू अकर। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा, फर्स्ट सेशन में इन्होंने बात की है कि इन द फर्स्ट सेशन द साइकेट्रिक हिस्ट्री इंक्लूड्स द रिव्यू ऑफ द क्लाइंट्स करंट सोशल फंक्शनिंग। इन्होंने कैसे कैसे बात की कि इस टाइप से हम जो है शुरू में हम फर्स्ट सेशन में ये सब चीज़ें देखते हैं, फिर कब ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स हुआ उनके बारे में हुआ, जैसे लव्ड वन की किसी की डेथ हुई है तो जिस कारण से प्रॉब्लम एरिया की जैसे इनमें बात कर रहे हैं। फिर ट्रीटमेंट में जब हमने ऊपर सारा किया कि इस टाइप से इन्होंने किस टाइप से उनको ट्रीटमेंट देना, ये सब चीज़ें हैं काउंसलर के पार्ट के ऊपर कि कहाँ पे किस टाइप की काउंसलिंग टेक्निक को उसने यूज़ करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आईपीटी फ्रेमवर्क कंसीडर्स क्लिनिकल डिप्रेशन एज हैविंग 3 कंपोनेंट, द डेवलपमेंट ऑफ, अगर हम जो है डिप्रेशन की बात करते हैं क्लिनिकल डिप्रेशन की तो उन्होंने कहा कि इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो सिम्टम्स कब हुए विच अराइज फ्रॉम बायोलॉजिकल, जेनेटिक और साइकोडायनामिक, किस कारण से बायोलॉजिकल है, जेनेटिक है या जो भी है, सोशल इंटरेक्शन। एक तो बायोलॉजिकल हमारे इनहेरिटेड है जो डिप्रेशन है। एक क्या होता है सोशल इंटरेक्शन, हम लोगों से जब बात करते तब हमारे को डिप्रेशन हुआ है, वहाँ हमारे जो रिलेशनशिप है वो स्पॉइल होने से हमारे को प्रॉब्लम हुई है। तो विच आर लर्न, जो कि हमारे को लर्न करके हम सोशल की बात करते हैं डेट इज़ लर्न। तो इस टाइप से वो देखते हैं कि क्या किस टाइप का जो है जो डिप्रेशन है उसको हम जब ट्रीट करते हैं तो पहले देखते हैं कि किस टाइप की इंटरवेंशन की जो होता है। आईपीटी इंटरवीन एट द लेवल्स ऑफ सिम्टम फॉर्मेशन, किस टाइप के सिम्टम है उसी के हिसाब से इंटरवेंशन बनाई जाती है। एंड सोशल फंक्शन डज नॉट अटेम्प्ट टू ऑल्टर एस्पेक्ट्स ऑफ द क्लाइंट पर्सनैलिटी, जिससे कि ऐसी इंटरवेंशन बनाई जाती है जिससे जो क्लाइंट की जो पर्सनैलिटी है वो एज इट इज़ रहे, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट ना आए, कहीं पे भी क्लाइंट के ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट ना आए। तो ये सारा उन्होंने कहा है कि सिंपल कि कहाँ पे अप्लाई हम कर सकते हैं और कैसे काउंसलर जो है इन सब क्वेश्चंस को अपने माइंड में रख के उसको डिज़ाइन करता है। इन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है ट्रीटमेंट का डिप्रेशन का। अब बात करते हैं बिहेवियल थेरेपी। बिहेवियल थेरेपी में क्या होता है, जहाँ पे हम कहते हैं बिहेवियर जो होता है, ये कौन कौन सी टेक्निक्स की हम बात कर रहे हैं। अगर जैसे डिप्रेशन में हमने ऊपर बात की, बिहेवियर थेरेपी में क्या होता है, जो क्लाइंट होता है वो क्या हम क्या कहते हैं कि उसका मेल एडेप्टिव बिहेवियर होता है, क्योंकि वो हम बिहेवियर को क्या कहते हैं एक्वायर्ड होता है, लर्नड होता है। और वो ओवर्ट बिहेवियर की हमने बात की थी, तो हम कैसे मेल एडेप्टिव बिहेवियर को अनलर्न करवा सकते हैं, इन्होंने उसकी बात की है कि बिहेवियर थेरेपी इज यूज्ड टू काउंसल पीपल विद डिप्रेशन बाय फोकसिंग ऑन द एक्सटर्नल बिहेवियर रादर दैन द इंटरनल। एक्सटर्नल बिहेवियर की हम बात करते हैं बिहेवियर थेरेपी में, तो इसमें क्या होता है कि काउंसलिंग में हम क्या करते हैं, लाइज इन द फैक्ट दैट पर्सन डिप्रेस बिकॉज ऑफ द वंस, अपने खुद का बिहेवियर उससे गलत है तो उस बिहेवियर को चेंज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है कि जो हमारा बिहेवियर है विल कंट्रोल द फीलिंग एसोसिएटेड विद द डिप्रेशन। तो बिहेवियर चेंजेस कैन प्रोड्यूस द क्वाइट
सिग्निफिकेंट रिजल्ट इन सम पीपल, यानी जो उसका ओवर्ट बिहेवियर है, जो उसका बिहेवियर वो कर रहा है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है। क्योंकि हमने शुरू से पढ़ा कि जो बिहेवियर हमारा होता है वो ओवर्ट, हमारा जो होता है बिहेवियर वो एक्वायर्ड होता है। हम सोसाइटी में रहकर हमारा एडजस्टमेंट हम तब सीखते हैं, हमारे एडेप्टिव बिहेवियर है चाहे मेल एडेप्टिव बिहेवियर है। और प्रॉब्लम जब होती है जब हम मेल एडेप्टिव या अनडिजायर्ड बिहेवियर शो करते हैं, तो इसने क्या कहा, आईपीसी में हम ये भी कर सकते हैं कि उनके जो है डिप्रेशन वाले जो पेशेंट्स है उनके लिए हम बिहेवियरल थेरेपी को भी हम यूज़ कर सकते हैं एज ए पार्ट ऑफ दैट आईपीसी। फिर है कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निटिव में क्या, जिसमें हमारी इरेशनल थिंकिंग जो हमारी थॉट प्रोसेस है उस पर डिपेंड करती है। इसमें क्या करते हैं, द कॉग्निटिव काउंसलिंग सीक्स टू चेंज नेगेटिव थॉट्स सच एज पेसिमिज्म है, होपलेसनेस है, सेल्फ क्रिटिसिज्म है, इन सब के ऊपर काम किया जाता है ताकि जो क्लाइंट है उसकी जो इरेशनल थिंकिंग है वो ठीक हो सके। फिर इंटरपर्सनल थेरेपी, इसमें क्या होता है, दो लोगों की जो हम अभी बात कर रहे हैं कैसे सोसाइटी में सोशल कंटेक्स्ट में किया जाता है कि रूट कॉज ऑफ डिप्रेशन क्या है, वो देखा जाता है कि इंटरपर्सनल थेरेपी डज नॉट ट्राई टू प्लेस द सोशल कंटेक्स्ट एज ए रूट कॉज ऑफ डिप्रेशन बट अंडरस्टैंड द वे द पीपल रिएक्ट टू अदर्स एज प्रोफाइंड इफेक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम। सिर्फ हम यही नहीं देखते कि डिप्रेशन का रूट कॉज क्या है कि दो लोगों के आपस में रिलेशन खराब है, बल्कि उनके सिम्टम क्या है, आगे जो उनके सिम्टम है ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण से सिम्टम जो है और आगे बढ़ रहे हैं, एग्जैगरेट हो रहे हैं, उन सब के ऊपर भी फोकस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ आईपीटी। क्योंकि आईपीटी जो होती है 12 से 16 सेशन की होती है। फिर साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी हम ऑलरेडी जानते हैं जो सिगमंड फ्रॉइड की है, जिसमें हमने डिफरेंट टेक्निक्स की बात की थी। तो इसमें क्या करते हैं, कैसे पर्पस ऑफ साइकोथेरेपी इज टू गेट द कोर ऑफ द कॉजेज ऑफ डिप्रेशन, एज ए रिजल्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द पेशेंट लाइफ इज फेयर गेम। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो सिगमंड फ्रॉइड ने भी काफ़ी काम किया है इसके ऊपर, डिप्रेशन के ऊपर, तो साइकोथेरेपी के थ्रू जो है हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। फिर साइकोडायनामिक काउंसलिंग। साइकोडायनामिक में जो उनके बाद के भी जो लोग हैं, कैसे उन्होंने जैसे हमने अल्फ्रेड एडलर की भी बात की थी, कार्ल यूंग की भी बात की थी, सबने जो है सोशल को माना है कि सोसाइटी में सब लोग रहते हैं, तो कैसे हम उनका जो अंदर जो अनकॉन्शियस माइंड का, सिर्फ अनकॉन्शियस का नहीं बल्कि हमने बाकी जो है उन्होंने कलेक्टिव है, पर्सनल है, हमने इन सब की बात की थी कि पर्सनल अनकॉन्शियस है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस है, सब कॉन्शियस के ऊपर कैसे इन थॉट सिस्टम के ऊपर काम करके और जो है उनको काउंसलिंग की हेल्प से हम इन सब चीज़ों से क्लाइंट को बाहर निकाल सकते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में होने जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो उनके एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो रही है वो उनसे बाहर आ सके। फिर है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कौन किन किन पॉपुलेशन पे ये यूज़ हो सकता है। नंबर 1 पे कौन सा है, एल्डरली क्लाइंट्स। जो क्लाइंट होते हैं वो एल्डरली होते हैं, उनके ऊपर कि जिसमें डिप्रेशन टू वर्क विथ डिफरेंट पॉपुलेशन, द कोर प्रिंसिपल्स एंड प्रॉब्लम एरिया रिमेन एसेंशियली द सेम। जिसमें क्या होता है आईपीसी, क्योंकि आईपीसी की बात करें तो सेशन क्या होते हैं थोड़े से शॉर्टर होते हैं, और जो एल्डर पेशेंट्स के ऊपर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वर्क विद एन एल्डरली क्लाइंट टुवर्ड टॉलरेटिंग रादर देन एलिमिनेटिंग लॉन्ग स्टैंडिंग रोल डिस्प्यूट। यानी सिंपल क्या है कि इसको हम एल्डर पेशेंट्स के ऊपर जो कि डिप्रेशन के शिकार होते हैं उनके ऊपर हम बड़े आराम से इसको आईपीटी को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली मेनली क्या है, ये डिप्रेशन के ऊपर बेस्ड है। फिर क्लाइंट्स विद एचआईवी, ऐसे क्लाइंट जो कि एचआईवी जिनके अंदर उनको ये मालूम हो जाता है कि हमारे को जो है एचआईवी इन्फेक्शन है, तो उसमें क्या होता है उनको डिफरेंट तरह के साइको सोशल स्ट्रेसर्स होते हैं, जिस कोई स्टिग्मा होता है उससे रिलेटेड, उन सब से बाहर निकालने में ये हम इसको यूज़ कर सकते हैं आईपीसी या आईपीटी को। फिर एडोलेसेंट का जैसे वो उनकी जो स्टेज होती है, ये जब वो पीयर उसमें टीन एज से आगे बढ़ते हैं तो उनमें काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन होता है, क्योंकि जीआईडी की भी चार्जेस होते हैं। इसके अलावा उनको जो है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, इमोशनल स्ट्रेस होता है, रोल डिस्प्यूट्स होते हैं, तो जिसमें उनको पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन अलग होती है, सोसाइटी की अलग होती है ना। और कई बार देशों में थी उनके पीयर ग्रुप में भी वो चाहते हैं कि उनकी कोई ना कोई पोजीशन हो, सब उनको एडजस्ट करें, सब उनको समझें, है ना। कई बार वो चाहते हैं कि इमेजिनरी जो है ऑडियंस भी लेके चलते हैं कि ये मान के चलते हैं कि मत जैसे हमने आज जो पहना है, जो हम बोल रहे हैं, हमें सब लोग वॉच कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जो कई तरह की इस टाइप की प्रॉब्लम होती हैं, और जब ना उनको वो जो उनके अंदर इस टाइप का जो चल रहा होता है दिमाग के अंदर, उससे कॉप अप नहीं कर पाते हैं, उन अप टू एक्सपेक्टेशन नहीं होता, तो वहाँ पे क्या होता है, उनको प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन होता है। तो उस केस में भी हम इसको आईपीटी या आईपीसी को यूज़ कर सकते हैं। तो इंटरपर्सनल थेरेपी फॉर एडोलेसेंट, ये भी सेम वही पॉइंट है कि हम कैसे उसको प्रॉब्लम एरिया को आइडेंटिफाई करके, जैसे हमने ऊपर
4 टाइप्स के प्रॉब्लम एरिया हमने किए हैं। ये भी कॉन्फिडेंस सिग्निफाइंग रिलेशनशिप की बात की है, डिफिकल्टी इन चेंज रोल जो ट्रांजिशन की हमने बात की थी। ये सब चीज़ें जो ऑलरेडी IPC जो रिलेशनशिप था हमारे, इन सब के ऊपर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। अगेन वही पॉइंट जो है रिपीट हुआ है। क्लाइंट, ऐसे क्लाइंट जिन पर सब्सटेंस यूज़ है, जिसको कहीं ना किसी ड्रग एडिक्शन की आदत पड़ गई है, या किसी को कोई एडिक्ट हो गया, कोई अल्कोहल का हो गया, तो उनका रूट कॉज को देखा जाता है, उसके बेस के ऊपर क्लाइंट की हेल्प की जाती है, बेटर स्ट्रेटजीज अप्लाई की जाती हैं फॉर डीलिंग विद सोशल एंड इंटरपर्सनल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ड्रग यूज़, ताकि उसको समझाया जाता है डिफरेंट थेरेपी के थ्रू कि आप कैसे जो है, आपको जो ये कर रहे हो ये गलत है, और उससे आप कैसे बाहर आ सकते हो, उन सब में उनकी हेल्प की जाती है। क्योंकि मेन इसमें क्या होता है, रूट कॉज क्या होता है, किस कारण से उस चीज़ में वो आया है, उन सबको देखा जाता है। फिर हम बात करते हैं क्लाइंट्स विद ईटिंग डिसऑर्डर। ऐसे क्लाइंट, जैसे हमने 3 तरह की ईटिंग डिसऑर्डर की बात की थी, बुलिमिया भी कभी हमने किया था, एनोरेक्सिया नर्वोसा भी किया था, है ना। इसमें क्या होता है कि कई लोग बहुत ज़्यादा खाना शुरू करते हैं, कोई बहुत कम खाते हैं। तो ऐसे क्लाइंट जिनके तो ये दिमाग में होता है कि नहीं हमें नहीं खाना, या हमें बहुत ज़्यादा खाना है, तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम एरिया होता है उनको पहचाना जाता है कहाँ पर दिक्कत है। तो IPT के थ्रू क्या होता है, ऐसे लोगों को जो है समझाया जाता है कि उनके जो, क्योंकि ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं, उनको भी इंटरपर्सनल इश्यूज होते हैं, उनको भी एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, क्योंकि कोई उनको रिजेक्ट कर, लोग जो है सोसाइटी में उनको रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। जो इस टाइप के जो इंटरपर्सनल जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उनको भी हम IPC IPT के थ्रू उसमें हेल्पफुल होता है। IPT इज़ हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग द प्रॉब्लम अंडरलाइन द बिंजिंग एंड पर्जिंग टू द सरफेस। कई बार लोग मुंह में हाथ डाल के वोमिटिंग करते हैं, है ना। तो इसमें इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है, जैसे या कुछ जो हमने डिफरेंट प्रॉब्लम एरियाज़ की हैं, कहीं भी जो इस टाइप की प्रॉब्लम होती हैं, जो स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम होती है, जैसे इन्होंने एग्जांपल भी दे रखा है कि डिफिकल्टी विद रोल एक्सपेक्टेशन एंड कन्फ्यूजन रिगार्डिंग नीड्स फॉर क्लोजनेस एंड डिस्टेंस हो गया, डेफिशिएंसी इन सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स है। IPT help people with bulimia to regulate the emotional state that maintain the bulimic behavior। bulimia जिसमें लोग बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं अपने जो है, लेकिन उसके बाद उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, जैसे लोग TV देखते हुए खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके बाद वो क्या करते हैं, वोमिटिंग करते हैं, या कुछ लैक्सेटिव्स को यूज़ करते हैं, या मुंह में उंगली करके सारा कुछ बाहर निकाल लेते हैं, ताकि वो जो है मोटे अपने हेल्थ को देखते हुए। ये भी एक तरह का बहुत बड़ा ईटिंग डिसऑर्डर होता है। तो इसी तरह से एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है, जिसमें लोग खाना ही बंद कर देते हैं, बिल्कुल बहुत सिर्फ जिंदा रहने के लिए उतना ही खाते हैं कि उन्हें लगता है कि नहीं। और ये बहुत ही वेस्टर्न का कंसेप्ट है कि उनको लगता है, ज़्यादातर गर्ल्स में होता है, एडोलेसेंट गर्ल्स के अंदर होता है, जिसमें वो इतनी हेल्थ कॉन्शियस हो जाती है कि उनको लगता है कि नहीं, हम लोग उनको देखेंगे तो कमेंट करेंगे, तो एकदम जितना वेट चाहिए होता है उससे भी कई गुना वेट कम हो जाता है। तो इस टाइप में हम इसमें हेल्प, ये एरियाज़ होते हैं जिनमें हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। सब टाइप्स ऑफ इंटरपर्सनल थेरेपी। अब IPT की भी टाइप्स होती हैं। एक तो IPT सिंपल होती है, जो हम हर एक के साथ करते हैं कि फर्स्ट टाइप में तो क्या होता है, जो डिप्रेसिव सिम्टम होते हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग करते हैं, क्योंकि फर्स्ट प्लान में क्या होता है, ट्रीट्स द एक्यूट एपिसोड ऑफ डिप्रेशन। सेकंड की जब हम बात करते हैं IPT-M, इसमें क्या होता है, IPT-M में आफ्टर केयर की बात की जाती है। सेकंड ट्रीटमेंट प्लान एंड मच लेस कॉमनली यूटिलाइज देन एक्यूट से, मतलब कि हमने एक बार किसी को ट्रीट कर दिया, अब उसमें लॉन्ग टर्म थेरेपी होती है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरपर्सनल थेरेपी, जिसमें हम एम क्या होता है कि फिर से वो चीज़ ना हो जो हो चुकी है, उसमें उसको ट्रीट कर किया जाता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उसको आफ्टर केयर जिसको बोल सकते हैं, वो होता है IPT-M। और यहाँ पे IPT-M को इन्होंने और आगे एक्सप्लेन कर रखा है, जिसमें मैं आपको सिंपल वर्ड में बता रही हूँ कि एक तो आफ्टर केयर होता है, और क्लाइंट्स कम फ्रॉम डिप्रेशन से आते हैं, तो इसलिए उनको देखना पड़ता है कि फिर से उनको सिम्टम दिखाई ना दे जाएँ। फिर प्रिवेंटिव मेजर होता है कि फिर क्लाइंट क्योंकि सिम्टोमेटिक होता है तो उसके सिम्टम को देखा जाता है कि सिम्टम फ्री उसको करके हमारे को भेजना होता है। क्लाइंट जो होता है वो एंटी डिप्रेसेंट तो कोई नहीं ले रहा, तब भी हमारे को ये सब चीज़ें देखनी होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि IPT-M को इन्होंने और डिटेल में इन्होंने बता रखा है कि कहाँ पे कैसे IPT-M enables clients टू रेड्यूस स्ट्रेसेस एसोसिएटेड विद रिमिशन, एंड दोबारा से वो चीज़ ना हो जाए जो प्रॉब्लम हुई थी, देयर बाय लोअर द रिस्क ऑफ रिकरेंस। द गोल ऑफ मेंटेनेंस थेरेपी इज टू कीप द क्लाइंट एट हिज और हर
करंट लेवल जो आज उसको जो ठीक करा है, हमने जो ट्रीटमेंट दिया है उसी लेवल पे वो रहे। रिसर्च हैज़ शोन द क्लाइंट्स, उन्होंने क्या कहा कि जो डिफरेंट रिसर्च की है कि विद द हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट डिप्रेशन टोटल प्रिवेंशन अनलाइकली बट मेंटेन थेरेपी में डिले रिकर। मेंटेन थेरेपी की तरह हम सिर्फ ये प्रिवेंटिव मेजर होता है, आफ्टर केयर होता है कि एक बार जो उनको ट्रीटमेंट दे दिया वो दोबारा से उनको वो सिम्टम ना आए। इस कारण से हम IPTM उनको मेंटेन करते हैं, उनके जो है डिफरेंट तरह की उनको फॉलोअप रखते हैं, उनके लिए और विजिट्स के प्लान करते हैं ताकि उनको ये दिखा सकें, हमको उनकी हेल्प कर सकें कि भाई ताकि उनको ये प्रॉब्लम फिर से ना हो जाए। अब क्या है इंटरपर्सनल रिलेशन स्किल, ये क्या होती है, कौन कौन सी स्किल्स होती है, कम्युनिकेशन स्किल होती हैं। इसके अंदर द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ स्किल फॉर द काउंसलर बाय विच द क्लाइंट कैन बी हेल्प। डिफरेंट काउंसलिंग स्किल है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल हो गई, बातचीत करके असर्टिव ने अपनी बात को करके क्या सही है क्या गलत है ना, और हमें बताया कि हम अपनी बात को ऊपर ना रखें, हम दूसरे के राइट को भी ध्यान में रखें विदाउट वायलेटिंग द राइट्स ऑफ द अदर्स। कॉन्फ्लिक्ट में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट की हम जिसमें हेल्प्स अस टू रिजॉल्व डिफरेंसेस सो दैट वी में यू कंटिन्यू विद रिलेशनशिप इन इफेक्टिव है। अपने रिलेशनशिप को हमने अगर कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट आता भी है तो हमारे को रिजॉल्व करना है। एंगर, हमें कहीं पे गुस्सा आता है तो हमारे को उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, अपने जो एंगर को भी मैनेज करना है। फिर इन्होंने कहा कि बिकॉज रिलेशनशिप सक्सेस रिक्वायर्स गुड रिलेशनशिप स्किल्स सो काउंसलर कैन मेक द क्लाइंट लर्न टू मेक स्ट्रॉन्गर इंटरपर्सनल कंडीशन बाय अंडरस्टैंड द पर्पस और मोटिव। अब उन्होंने और उसको कहा है कैसे उसकी हेल्प कर सकता है ये स्किल्स में जो है, क्योंकि काउंसलर का मेन रोल क्या होता था कि क्लाइंट जो है इस लाइक हो जाए कि अपनी इंटरपर्सनल स्किल को वो एनहांस कर सके। तो अंडरस्टैंड द पर्पस और मोटिव ऑफ आवर कम्युनिकेशन, हम जो किसी से बात कर रहे हैं तो वो क्या पर्पस है, क्या मोटिव है। स्पीक ग्रेशियसली, अच्छे से बात करो विदाउट यूजिंग, अपने आप को ऑफेंड मत करो कहीं पे भी, अपने जैसे नॉर्मल बात करो। गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट, डज नॉट ब्लेम अदर, कोई कहीं पे भी कोई डाउट होता है उसको बताओ, ना कि किसी सामने वाले को ब्लेम करो। हेल्प द क्लाइंट्स बाय गिविंग द फैक्ट्स दैट इज पीपल कैन लिसन अबाउट 4 टाइम, यानी सुनो ज़्यादा और बोलो कम। यानी हम जो बोलते हैं वो जो है, जैसे इन्होंने कहा एवरेज लिसनिंग क्या हमारी 600 वर्ड्स पर मिनट होती है, और हमारा बोलना हमें कितना चाहिए 150 से 200, यानी हमारे को 4 गुना, यानी रिमेंबर 80-20 रूल, यानी 20 का इसमें क्या हो गया, हमारे को बोलना है, 80 हमारे को सुनना है। तो 600 वर्ड्स हमारे को सुनने हैं, बोलने कितने 150 to 200 पर मिनट। तो इन्होंने वो कहा है कि 40, ये सबसे इंपॉर्टेंट है 80 to 20 रूल्स। तो इसमें क्या है कि टीच देम टू बी एन एक्सीलेंट लिसनर, कैसे, बाय केयरिंग मोर अबाउट व्हाट द स्पीकर, ये देख करके सामने वाला पहले सुनो कि सामने वाला क्या कह रहा है। चूजिंग नॉट टू आर्ग्यू, उसको आर्ग्यू मत करो, जो सामने वाला बोल रहा है उसको सुनो। चूजिंग नॉट टू फॉर्मुलेट योर रिबटल वाइल द स्पीकर इज, अब कहीं पे भी उसको इंटरफेयर नहीं करना है, आपको कहीं पे उसको रिबटल क्या होता है, उसको कहीं पे डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, इंटरफेयर नहीं करना है, उसको इंटरप्ट नहीं करना है। इंस्टेड ट्यून इन कम्प्लीटली टू व्हाट दे आर सेइंग, जो कह रहे हैं उसी के हिसाब से ही उसको समझना है। ट्यूनिंग, आपकी जैसे बोल रहा है वैसा ही आपको रिएक्ट करना है। चूजिंग टू रेस्पॉन्ड टू व्हाट दे सेड रादर देन व्हाट यू वांट, ये देखना है कि रेस्पॉन्ड करना है हमारे को वट यू दे सेड, उन्होंने बोला उसमें रेस्पॉन्ड करना है कि हम क्या कहना चाहते हैं, ज़्यादा ज़रूरी है कि जो बोल रहा है हमें उसी के हिसाब से ट्यूनिंग करके हमारे को रेस्पॉन्स करना है। तो इस टाइप से जो है इन्होंने बता रखा है कि 80-20 रूल्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हमारे को 600 वर्ड्स हमारी पर मिनट जो लिसनिंग होती है, सुनने की कैपेसिटी होती है, एवरेज लिसनिंग कम्प्रीहेंशन, और जो है बोलने की कितने होते हैं 150 to 200 वर्ड्स पर मिनट। तो ये क्या है 80-20 रूल है। तो इस टाइप से हमारा ये यूनिट भी, ब्लॉक 1 का यूनिट भी यहीं ख़त्म होता है। आई थैंक यू ऑल फॉर बिकमिंग द पार्ट ऑफ दिस चैनल। थैंक यू।